हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उनको ये बोले फोन करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि इसमें देखा जाए तो एनसीईआरटी का हर एक सिंगल टॉपिक को लिया गया है इस चैनल पर। उसके अलावा जो आप दूसरे चैनल पर देखते हैं किसी और टीचर के जो भी कंटेंट देखते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा टाइम टू टाइम। एग्जाम्पल के लिए अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस बार का जो पेपर है वो भी देंगे, उसका सॉल्यूशन भी, और जो 25 साल पहले तक आए हुए हैं चाहे वो मेडिकल के हो चाहे इंजीनियरिंग के, तो अपने दोस्तों को बोले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी आपका अगर स्ट्रांग है तो आप खुद से किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी पर फोकस करें, एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 5.1, इसमें लॉज ऑफ मोशन के बारे में देख रहे हैं। ये क्लास 11th का है, चैप्टर 5। इसमें करना क्या है? इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ मोशन। देखिए जो पिछली क्लास में आपने देखा था वो ये था कि अगर मोशन हो रही है तो उसको क्वांटिटेटिवली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन की फॉर्म में आपने देखा था। कौन सी इक्वेशन थी? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन बेसिक जो कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन, तीन बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन थे। कब के लिए? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना। कांस्टेंट हो मींस एक्सेलरेशन आइदर जीरो हो या नॉन जीरो हो, लेकिन इसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो। उस कंडीशन के लिए आपने ये देखा था सारा खेल, है ना। तो आपने जो भी देखा पीछे क्लास में वो मोशन के लिए देखा था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब सिचुएशन आ सकती है कि जब एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट है कब नहीं है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, इट मींस दैट एक्सेलरेशन इज जीरो। इसको मैं ऐसे देखिए, अगर यूनिफॉर्म मोशन मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा, लेकिन किसके इक्वल होगा? इक्वल टू जीरो। इसका मतलब, कहने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक जीरो निकला। जीरो भी तो कांस्टेंट है। तो जो भी पीछे आपको देखा है, जो भी चैप्टर में, जिस भी चैप्टर में आपने देखा है, ये देखा है कि हम कोई भी मोशन को जो डिफाइन कर रहे थे एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट थी। कांस्टेंट मींस आइदर जीरो या नॉन जीरो, लेकिन टाइम का फंक्शन ये नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 5t प्लस 6, कहीं नहीं। टी वाला टर्म कहीं भी नहीं था। आइदर 6 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 0 लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो, लेकिन टाइम से इंडिपेंडेंट था। जब भी टाइम से इंडिपेंडेंट, इट मींस दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? एक ही स्पीड से चल रही हो, सिर्फ एक ही स्पीड नहीं है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, तब उस कंडीशन में जो मोशन होगी दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एक तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ये तो हो गया वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखने से तो लग रहा है कि हाँ यूनिफॉर्म मोशन ही जैसा कुछ है, लेकिन ये बात गलत है। ये यूनिफॉर्म मोशन जैसा नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, क्योंकि यहां पर सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के केस में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इट मींस दैट इसकी स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंजिंग बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब डायरेक्शन एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई यहां पर आप जो देख रहे हैं एक्सेलरेशन का टर्म आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम जरूर है, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। जैसे ऊपर में क्या हुआ था? एक्सेलरेशन क्या था? जीरो। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो मींस हो सकता है वो 5 मीटर पर सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो या मीटर हो, जैसे भी हो। 5 एग्जांपल के लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह का कुछ आएगा। क्लियर? ऐसा नहीं आएगा 5t प्लस 6, टी का टर्म तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ये इसको जो कह रहे हैं इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने दोस्तों को बताएं। ये लेक्चर यहां चल रहा है चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस पर, इसलिए कोई भी डाउट यहां पर आ नहीं सकता। क्लियर? किसी को भी कंफ्यूजन, ये नाम से जरूर लग रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन जैसा है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अलग फंडा है। यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टर्म आ जाएगा, जो आपने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r। क्लियर? अब जो कॉन्सेप्ट देखना है, ये तो था एक तरह से जो भी मोशन थी जो पीछे आपने पढ़ा था, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसके लिए था। मतलब काइनेमेटिक इक्वेशन ना आपने पिछली क्लास में देखा था, या पीछे वाले जितने भी चैप्टर थे। लेकिन इसमें आते हैं क्यों कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कॉन्सेप्ट को देखने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट आया। लॉज ऑफ मोशन में आपको समझना है। तो इसमें सिंपल सा फंडा है। अगर आप किसी फुटबॉल को किक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? क्या उसको आपने देखा कि वो रुका हुआ है, मींस अगर वो जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं कर रहा, वही लोकेशन पर पड़ी हुई है। तो आपने उसको किक किया तो क्या होगा? वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो आपने बाहर से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट किया, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स उस फुटबॉल पर लगाया।
दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपको कोई स्टोन ऊपर की तरफ फेंकनी हो और आपने लिया और ऊपर की तरफ फेंका, इट मींस दैट यू आर पुशिंग, यू आर एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन स्टोन। तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया तभी वो मूवमेंट में आई। अगर तीसरा एग्जांपल ले, जो आपने देखा होगा कि स्मॉल ब्रिज, मतलब ये अगर हवा धीरे धीरे चल रही हो तो क्या वृक्ष जो ट्री होते हैं उसके ब्रांचेज हिलते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए एक्सटर्नली, अदरवाइज वो ब्रांच रुकी रहती। अगर आपको डिस्टर्ब करना है किसी भी चीज को तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। तूफान आया, हवा खूब तेज चल रही है, विंड चल रही है बहुत तेज, तो आपने देखा कि हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को कभी कभी उड़ा लेती है, दूसरी जगह ले जाती है, मूवमेंट हो जाता है उस ऑब्जेक्ट का। इट मींस दैट देयर इज सम अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहां पर जो मैकेनिज्म पढ़ना है, ये देखना है कि नेट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नॉन जीरो है तो उस कंडीशन में बॉडी वहां से मूव कर जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रही हो तो उसको रोकना हो तो भी फोर्स चाहिए, आइदर वो फ्रिक्शनल फोर्स हो चाहे एक्सटर्नली कोई फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी अर्थ से कुछ ऊंचाई पर ले गए, वहां से छोड़ दिया तो नीचे की तरफ आने लगेगी अर्थ की तरफ, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको लग रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आगे देखेंगे क्या होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फोर्स जो एक्सटर्नली अप्लाइड है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, इसका हमने उसको टच किया तब उसमें वो उसका इफेक्ट दिख रहा है। कुछ फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट है, एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जांपल के लिए मैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई मैग्नेट हो और आयरन पीस उसके नजदीक ले जाएंगे तो क्या होगी, आयरन पीस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। यहां पर टच नहीं हो रही है तब भी अट्रैक्ट होने लगेगी, क्यों? बिकॉज ऑफ इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब छोटी सी बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही हो, मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और यूनिफॉर्मली स्पीड में मूव कर रही हो कहीं पर, तो क्या उस मूवमेंट के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है या नहीं, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए या नहीं, इसको आप मुझे जरा सोच कर बताएं और कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये था इंट्रोडक्शन और इस सवाल का जवाब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। ओके।